हम लोग देख रहे हैं सीआरआर, पिछले क्लास में थी ना, तो बस वही लिखवाए हैं। अभी एक लाइन हुआ है कि आरबीआई एक्ट 1934 ब्रैकेट में 1962 में संशोधित की धारा 42(1) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को यह अनिवार्य किया गया है कि अपनी सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट, बैंक में आप पैसा रखते हैं ना 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कई बार फिक्स कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट। देखिए, सावधि जमा तथा मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। मांग जमा किसको कहते हैं? जब मर्जी तब निकाल सकते हैं। जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो जब मर्जी तब निकाल सकते हैं, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। कि कम से कम 3% राशि कम से कम मतलब हम बोल रहे हैं, अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है। कम से कम 3% राशि आरबीआई के पास रखना होता है। आरबीआई के पास रखना होता है। वर्तमान में आरबीआई सीआरआर के ऊपरी सीमा एवं निम्न सीमा को समाप्त कर दिया है। समाप्त कर दिया है। चलिए, अब लिखिए एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हम लोग देखेंगे कि बैंक दर, सीआरआर, एसएलआर से मुद्रास्फीति अर्थात लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा कि बैंक दर, लिखिए बैंक दर कॉमा एसएलआर, बैंक दर कॉमा एसएलआर तथा सीआरआर बढ़ाने पर बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है। अतः यह मुद्रास्फीति से निपटने का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए, इसके विपरीत इनको घटाने से बाजार में
मुद्रा की मात्रा बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप बाजार में बाजार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। अतः विकासमान अर्थव्यवस्था के लिए, विकासमान मतलब डेवलपिंग, जो डेवलप कर रहा है, विकासमान अर्थव्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि यह आवश्यक है कि इनको कम या बाजार की परिस्थितियों के अनुसार, इनको कम या बाजार की परिस्थितियों के अनुसार रखा जाए। तीनों से क्वेश्चन आता है प्री में, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया है। एसएलआर, सीआरआर और बैंक रेट, देखिए तीनों को अगर बढ़ाएंगे, एसएलआर में था कि बैंक को ये मैंडेटरी कर दिया जाता है कि आप अपने कुल जमा का इतना परसेंट हमेशा अपने पास रखिए। तो जब इसको कैमरा उल्टा है सर, तो बैंक के पास जो पैसा है तो लोन देने के लिए इसके पास कम बचेगा, क्योंकि मान लीजिए 100 रुपया का 30 पैसा कह देता है कि 30% भाई अपने पास रखना है, और इसको घटा के कर देगा मान लो 20%, तो 10% सर उल्टा दिखाई दे रहा है। तो वो 10% अपना दूसरे को लोन दे सकता है। तो जितना ही कम करेगा बैंक के पास लोन देने के लिए उतना ज्यादा पैसा होगा, और अगर बैंक ज्यादा लोन देगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा, और लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो डिमांड ज्यादा रहेगा। सेम उसी टाइप से कि अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए, ये सीआरआर आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए 3% से 4% कर दिया जाएगा तो बैंक का और पैसा ब्लॉक हो गया कि नहीं, आरबीआई के पास चला गया, तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, तो मार्केट में लोन या पैसा क्या होगा, कम होगा। उसी टाइप से बैंक रेट, अगर बैंक आरबीआई अपना ब्याज दर बढ़ाएगा जो बैंकों को लोन देता है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपना ब्याज बढ़ाएंगे, और जब कमर्शियल बैंक अपना ब्याज बढ़ाएंगे
होम लोन, कार लोन, जो भी है महंगा करेंगे तो पब्लिक कम लोन लेगी, और जब पब्लिक कम लोन लेगी तो मार्केट में पैसा कम आएगा। तो मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। तो महंगाई अगर बहुत बढ़ रही है तो इसका मतलब अर्थशास्त्री ये निकालते हैं कि बाजार में रुपया ज्यादा है, बाजार में रुपया ज्यादा है। तब इन सबों को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होगा तो क्या करेंगे, इनको बढ़ाएंगे। और जब बाजार में मंदी छाया रहेगा, बाजार से कोई बाजार में डिमांड ही नहीं रहेगा किसी चीज का, तब क्या करेंगे, इन सबों को कम करेंगे। अब मान लीजिए बैंक दर कम करेगा तो बैंक, आरबीआई जब बैंक रेट कम करेगा तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो जो लोन दे रहे हैं वो कम करेंगे। मान लीजिए होम लोन, कार लोन, सब पर ब्याज कम करेंगे, इंटरेस्ट कम करेंगे। मान लीजिए अभी 10% पे कार लोन है, अभी 8% पर मिलने लगे, 7% पर मिलने लगे, तो पब्लिक ज्यादा लोन लेगी कि भाई मौका है, ले लो, खरीद लो, है ना। तो मार्केट में रुपया आएगा। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इन तीनों को बढ़ाया जाता है। और अगर बाजार में रुपए की कमी है, मंदी छा रहा है, तो इन तीनों को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रुपया जाए। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। क्या चीज, कैमरा उल्टा है? तो ये लोग कब से देख रहे हैं, कहाँ बोला कि उल्टा है? हाँ है, उल्टा है। अब सीधा हो गया। सर बोले थे बट हाँ हाँ हाँ, सुनो, हाँ हाँ हाँ, लॉकडाउन के बाद महंगाई बढ़ा है और उसके उल्टा लोगों की आमदनी कम हो गई है। तुम लोग पढ़ी थी कि महंगाई के दो कारण है मुद्रास्फीति के, एक डिमांड साइड और एक सप्लाई साइड। तो अभी जो आप मुद्रास्फीति बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है, ये सप्लाई साइड से। कंपनियां अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा रही हैं, क्यों? उनका तर्क है कि भाई लागत बढ़ रहा है। लागत मान लो आज पेट्रोल 115 रुपये हो गया, गैस बढ़ रहा है, तो क्या तर्क दिया जा रहा है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बढ़ रही है, हम क्या करें। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ेगी, उससे जुड़ा हुआ है कंपनी दाम बढ़ाएगी अपना, जैसे खरीदेगी वैसे बेचेगी। तो अभी का जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड का है, डिमांड साइड का नहीं। तो अब इसी को कहेंगे, अगर और पब्लिक की स्थिति खराब हुई, आमदनी और गिरा, तो एक तरफ है कि कीमत बढ़ रही है और दूसरी तरफ है कि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, तब ये और खराब स्थिति हो जाता है। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। लिखवाए थे ना कि आर्थिक मंदी के साथ मुद्रास्फीति। एक तरफ आर्थिक मंदी भी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। और इसमें कोरोना तो था ही, साथ में मामला बिगाड़ दिया रूस यूक्रेन वार, कच्चे तेल के कीमत को बिगाड़ दिया रूस यूक्रेन वार, और प्लस उसके साथ ये प्रतिबंध वो प्रतिबंध, पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया।
तो अभी कुछ संभलता, तो अब संभलने का मौका ही नहीं मिला, सब खराब होता जा रहा है और स्थिति खराब होगा। देखो क्या होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में अभी तक हम लोग देखें आपका क्वांटिटेटिव कंट्रोल, क्वांटिटेटिव कंट्रोल में एक और बचा हुआ है, दो बताए थे ना कि एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, याद आ रहा है? आरबीआई के साख नियंत्रण के उपाय हेडिंग दिलवाए थे ना, और उसमें पहला पढ़ा रहे थे जनरल क्रेडिट कंट्रोल। जनरल क्रेडिट कंट्रोल में ये सब देखे है ना। अब लिखिए जनरल क्रेडिट कंट्रोल में, ये जनरल क्रेडिट कंट्रोल हो गया। अब लिखिए दूसरा, लिखिए जनरल क्रेडिट कंट्रोल हो गया, दूसरा लिखिए खुली बाजार प्रक्रिया। या इसी में लिख दीजिए जनरल क्रेडिट कंट्रोल में ही, तीसरा तक लिखे थे ना, चौथा में लिखिए खुली बाजार प्रक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुली बाजार प्रक्रिया, जब सुनिए, जब बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर से काम नहीं बनता है, तब आरबीआई सीधा मार्केट में आता है और मार्केट में से सीधा रुपया खींचने लगता है। ट्रेजरी बिल बेचेगा, कुछ ऐसा स्कीम बेचेगा कि लोग उसको खरीदे, और जब उसको खरीदेंगे तो पब्लिक के पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास। लिखिए ओपन प्रक्रिया में लिखिए कि इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया विकसित मुद्रा बाजार में अपनाया जाता है। विकसित मुद्रा बाजार मतलब डेवलप कंट्री का, हम लोग गरीब देश हैं, डेवलपिंग है, यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है मनी मार्केट में। तो अमेरिका, जापान, ये सब जो हो गए, इन सबों की जो मनी मार्केट है वो हमसे ज्यादा डेवलप है, तो ये तरीका उन्हीं देशों में अपनाया जाता है अधिकतर। इस प्रकार की प्रक्रिया विकसित मुद्रा बाजार में अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत केंद्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री करता है। प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री करता है। प्रतिभूति को इंग्लिश में सिक्योरिटी कहते हैं। तो आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को मार्केट में बेचेगा, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को मार्केट में बेचेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट है, कहेगा कि भाई ये है सिक्योरिटी, इस पर सब लिखा रहेगा, इसकी कीमत है 1000 रुपया, एक पेपर पर छपा रहेगा, आप इसको खरीदिए,
इस पर आपको 5%, 7% ब्याज मिलेगा। अभी क्या हुआ था, अमेरिका में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वहां का जो फेडरल बैंक है, बैंक रेट बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, बैंक रेट को बढ़ाएंगे। बैंक रेट को बढ़ाएंगे का मतलब कि जो बैंक है वो आपको जो उसके पास सेविंग रखेंगे उस पर ज्यादा ब्याज देगा, उस पर ज्यादा ब्याज देगा, और आप जो लोगे उस पर ज्यादा ब्याज लेगा। मान लीजिए कोई निवेशक शेयर मार्केट में रुपया लगा के सालाना 5% कमा रहा है, और अगर बैंक उससे ज्यादा ब्याज दे रहा है तो बैंक ज्यादा सेफ है। तो क्या करेगा पब्लिक या जो निवेशक हैं, बड़े बड़े निवेशक, शेयर मार्केट से पैसा निकाल के कहां डाल देंगे, बैंक में, या उनके पास जो भी कैश है वो अपना कहां रख देंगे, बैंक में। तो उसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला कि जो विदेशी निवेशक हैं यहाँ से सब बेच बेच के रुपया ले जा रहे हैं अमेरिका। तो वहां ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो जब ज्यादा मिल रहा है तो हम यहाँ क्यों रिस्क के साथ पैसा लगाएं। शेयर मार्केट में है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा कम भी मिलेगा, लेकिन वहां सेफ है कि इतना मिलेगा। तो इसी को कहते हैं ओपन मार्केट स्कीम। तो आरबीआई मार्केट से पैसा खींचने के लिए अपना सिक्योरिटी बेचना शुरू करता है सरकार का, कहेगा कि ये 1000 का है, लीजिए, और 3 महीना, 2 महीना, 4 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, और उस पर आपको 1%, 2%, 4% ब्याज मिलेगा। तो जो कोई भी है लगता है कि दूसरे जगह से ज्यादा इसमें सेफ है और ब्याज मिल रहा है, और इसको खरीद लेगा। फिक्स टाइम के लिए रहता है ये, ऐसा नहीं कि अपना ही 2 महीना 4 महीना, इसी पर सब पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहेगा इसी पर। तो उसी को कहते हैं प्रतिभूति। ये हो गया सरकारी प्रतिभूति। एक होता है कंपनियों का प्रतिभूति, कंपनियों का सिक्योरिटी या शेयर जिसको कहते हैं। सुनिए कंपनी का शेयर क्या होता है। मान लीजिए अभी रिलायंस कंपनी है, अभी रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी जो है टोटल मान लीजिए उसका पूंजी सपोज 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, फेडअप कैपिटल कहते हैं। मुकेश अंबानी के पास 5,000 करोड़ रुपया अपना है। अब उसको 5,000 करोड़ रुपया और चाहिए, 5,000 करोड़ रुपया और चाहिए। तब क्या करेगा कि 5,000 करोड़ रुपया और इकट्ठा करने के लिए जो भारत का शेयर बाजार है या अदर कंट्री का शेयर बाजार है जहां उसको परमिशन मिले, वहां के शेयर बाजार में या इंडिया के शेयर बाजार में एक्स्ट्रा जो 5,000 करोड़ है उसका शेयर बेचेगा, उसका शेयर बेचेगा। एक शेयर का कीमत मान लो 100 रुपया रखा, एक शेयर का कीमत 100 रुपया रखा,
तो 100 से 5,000 करोड़ में भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना शेयर मार्केट में सर्कुलेट किया जाएगा। हम खरीदे, आप खरीदे, जिसका मर्जी वो खरीदे। तो जो आप शेयर खरीदें, शेयर माने क्या, हिस्सेदार। हम लोग अब इस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, हम लोग इस कंपनी के हिस्सेदार बन गए। शेयर माने क्या होता है, हिस्सा। अब कंपनी को जो फायदा होगा, कंपनी को जो फायदा होगा, उस फायदा में से आपके पास जितना शेयर रहेगा उतना परसेंट प्रॉफिट मिल जाएगा, सब आपके बैंक खाता में चला आएगा। ठीक है। कंपनी को नुकसान हुआ तो आपको भी नुकसान हुआ। आप कर्जदाता नहीं है, आप कंपनी को कर्ज नहीं दिए हैं, आप उसका शेयर खरीदे हैं, आप कंपनी में हिस्सा लिए हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं और कोई स्टूडेंट है, मान लो हम 2-4 लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू किए, सबका पूंजी लगा हुआ है, 4 लोग हैं ABCD, चारों 25% मिलाया है, ABCD, चारों 25% मिला के एक बिजनेस शुरू किया। तो कंपनी में मुनाफा होगा तो चारों को 25% मिलेगा, और कंपनी में घाटा हुआ तो सबका डूबेगा। और मान लीजिए एक कोई ई है, एक कोई ई है जो इस कंपनी को लोन दिया है, कर्जा दिया है, इस कंपनी को लोन दिया है, कर्जा दिया है। अगर ये कंपनी डूबती है या कुछ भी होता है, घाटा लगता है, तो इसको कोई घाटा नहीं लगेगा, क्योंकि तो कर्जा दिया है। कंपनी चाहे कितना भी कमाए, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, या घाटा लगे तो जो देनदार होते हैं, कर्जा देने वाले, उसको कंपनी के नफा नुकसान से मतलब नहीं है कि भाई हम तो कर्जा दिए, हमारा इतना % ब्याज दो, हमारा ये। तो अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी कर्जा नहीं चुका पा रही है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके सामने है रुचि सोया, नाम सुने हैं? सब सुना है, आज सब उसका प्रोडक्ट खाया है। न्यूट्रिला खाए हो कभी? न्यूट्रिला खाए हो ना? उसी रुचि सोया कंपनी का प्रोडक्ट है वो। तो रुचि सोया कंपनी 2017-18 में बहुत अच्छा चल रहा था, और अचानक पता न कैसे उसका मैनेजमेंट खराब हुआ कि कंपनी डूबने के कगार पर आ गई, और कंपनी डूब भी गई। उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। तब उस कंपनी को लाला रामदेव कहे कि बाबा रामदेव कहे, नाम बदल दे रहा है उनका भी। अरे चलिए हम लोग बबे रामदेव करते हैं। तो योग गुरु रामदेव खरीद लिए, अभी उसके चेयरमैन है उनके शिष्य बालकृष्णन, है ना। तो अब वो कंपनी डूबने के कगार पर चल गई। तो उस कंपनी को जो जो लोग लोन दिया था, चल गया इसमें CCI में, नहीं NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। वो बोला कि हमारा इसके ऊपर इतना लोन है, आई चुका नहीं रहा है, डूबने के कगार पर है। तो NCLT परमिशन देता है कि तुम इसका अधिग्रहण कर लो, जितना तुम लोन दिए हो। भाई मान लो SBI PNB सब लोन दिया है, तो पब्लिक का पैसा दिया है,
तो कंपनी डूबेगा तो कहां से वो पैसा देगा? पब्लिक को पैसा कहां से लौटाएगा? वो तो कर्जा दिया है, तुम चुकाओ। बिजनेस नहीं चला, कैसे चला, क्या चला? लेकिन प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। और न्यूट्रिला का तो प्रोडक्ट बड़ा फेमस था। वही कहें कि बीच में अचानक कैसे न्यूट्रिला वाला गायब हो गया, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था बीच में। अब पता चला कि इसी वजह से ये हो गया। तो जो भी उसके देनदार थे एनसीएलटी में गए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यही देखता है डूबते हुए कंपनी का मामला। वो बोला कि ठीक है, तुम इसका अधिग्रहण कर सकते हो। तो बैंक कंपनी क्या करेगा? बैंक तो बेचेगा, उसका जो भी प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, ये सब बेचेगा। तो वही कंपनी जो है, वो जितने कर्जदार थे वो बोली लगा दिए, तो उसको ये लगभग 4,500 करोड़ में बाबा रामदेव खरीद लिए। बाबा रामदेव खरीद लिए, बोले ठीक है भाई, इतना इसका प्रॉपर्टी है, हम इसको खरीदते हैं, और अब इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो हम चुकाएंगे, वो हम चुकाएंगे। तो अभी 2-4 दिन पहले समाचार आया कि पूरा का पूरा कर्जा चुका दिया। अब फिर से रुचि सोया का प्रोडक्ट, और रामदेव भलाई ये किए कि शेयर होल्डर पे कि उसी नाम से, माने कंपनी को चाहे तो बंद करके नए नाम से शुरू कर सकते थे, लेकिन बंद नहीं किए, फिर इसको लिस्टेड करवा दिए शेयर मार्केट में। तो जितने शेयर धारक थे, पब्लिक शेयर धारक, जो प्रमोटर था वो तो अपना हिस्सा बेच दिया, प्रमोटर था जो कंपनी चलाने वाला वो तो बेच दिया, बाकी जो शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं उनका पैसा बच गया, फिर से लिस्टेड करवा दिए, और फिर उनके शेयर का कीमत आने लगा, और जिसके जिसके पास शेयर था करोड़पति और अपपति बन गया। 10 रुपया का शेयर भाग गया 1500 को एक के बाद, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ भागते चला गया। कि अब तो सबको ये ना हो गया कि अब ये कंपनी डूबेगा नहीं, बहुत बड़े हाथ में चला गया, और उनके पास तो पैसा की कमी है नहीं, बहुत पैसा है। तो अब फिर से न्यूट्रिला, रुचि सोया का सोयाबीन ऑयल, बहुत सारा प्रोडक्ट है, अब मार्केट में आने लगेगा। अभी न्यूट्रिला आया कि नहीं मार्केट में? आ गया ना, अब आएगा। और एक और है, वो किसका आता है, उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं रहता है, 10 रुपया का पाउच बेचता है। हाँ 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 हाँ, कौन कंपनी है, किसका कहो, कभी इसका नहीं ना, विल्मर का नहीं ना है। चलिए, तो हाँ, ये होता है फॉर्चून का। फॉर्चून किसका है? अभी सब थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, यूपीएससी में बड़ी पूछता है। ये अडानी ग्रुप का है, गौतम अडानी है ना, उसी का है, अडानी ग्रुप का है फॉर्चून। अब उस कंपनी का नाम हो गया अडानी विल्मर, और वही बेच रहा है सब एफएमसीजी प्रोडक्ट खाने वाला। अभी कुछ दिन पहले ही उसका शेयर लिस्टेड हुआ है, 10-15 दिन हो रहा है। तो शेयर का मतलब समझे, शेयर का मतलब आप कंपनी के हिस्सेदार हो गए, और कर्जदार का मतलब आपका दुकान डूबे कि क्या है उससे मतलब नहीं है। भैया हम आपको कर्जा दिए हैं, जितना ब्याज तय हुआ है इस हिसाब से हमारा पूंजी दीजिए, नहीं दीजिएगा आपका प्रॉपर्टी बेच के हम लेंगे। तो आपके बिजनेस के नफा नुकसान से कर्जदार को कोई मतलब नहीं। आज जो शेयर होल्डर है, भागीदार है, बिजनेस डूबा तो सारे शेयर होल्डर का पैसा डूबेगा। ठीक है, आगे चलिए।
इस प्रक्रिया के तहत केंद्रीय बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। अभी ये सब शब्द आप लोगों के सामने पहली बार आ रहा है, इसलिए सब अटपटा लगेगा, है ना, लेकिन उसको आपके डे टू डेली लाइफ से जोड़कर बताने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ सके। चलिए अब लिखिए अगला, ये तो खुली बाजार प्रक्रिया हो गया। अब अलग हेडिंग दीजिए, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल, हिंदी में इसको कहते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण चयनात्मक साख नियंत्रण और प्रत्यक्ष साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण और प्रत्यक्ष साख नियंत्रण। लिखिए इसको, नीचे से लिखिए इसको, गुणात्मक साख नियंत्रण, गुणात्मक साख नियंत्रण भी कहा जाता है। इसके द्वारा आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उनके साख से संबंधित निर्देश जारी करता है। निर्देश जारी करता है। लिखिए ये निर्देश निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, वैसे उद्देश्यों को निर्धारित करना। वैसे उद्देश्यों को निर्धारित करना जिनके लिए उधार दिया जाए या नहीं। जिनके लिए उधार दिया जाए या नहीं, मतलब कहेगा कि इसके लिए उधार दो या इसके लिए उधार मत दो, मना कर देगा आरबीआई। दूसरा लिखिए, किसी एक उधारक को, मतलब उधार लेने वाले को, किसी एक उधारक को दिया जाने वाला अधिकतम पूंजी को निर्धारित करना। इसका मतलब है कि आरबीआई कहेगा कि एक आदमी को इतना से ज्यादा लोन नहीं दे सकते हो।
अधिकतम सीमा तय कर देगा। ठीक है, तीसरा लिखिए, किसी विशेष प्रकार के अग्रिमों पर अग्रिम माने एडवांस में जो दिया जाता है, कि ये कर्जा, एक तरह से कर्जा ही कहेंगे, लोन ही कहेंगे। अग्रिमों पर विभेदकारी दरें, डिफरेंशियल रेट्स। विभेदकारी दरें माने डिफरेंशियल रेट्स। कहने का मतलब है आरबीआई तय करेगा, कह देगा कि होम लोन इतना पर देना है, कार लोन इतना पर देना है, एग्रीकल्चर लोन इतना पर देना है। तो आरबीआई बाकी सबके लिए नहीं, जो गरीब आदमी के लिए लोन रहता है उस पर तय कर देता है कि एग्रीकल्चर लोन 4% पर देना है या 3.5% पर देना है। और इसके साथ साथ ना दिशा लिखवाए हैं, उद्देश्य। पहला जो लिखवाए हैं ना उद्देश्य, कि ये तय कर देता है आरबीआई बैंक को कि आप तुम टोटल जितना लोन दे रहे हो उसका इतना % एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, इतना ही % कार में जाना चाहिए, इतना % होम लोन होना चाहिए, है ना। बैंक, सुनिए, बैंक वैसे लोन नहीं देना चाहते हैं जो डूबता है, और उसमें सबसे फेमस है एग्रीकल्चर लोन। इसमें कोई किसान है, कोई लिया है एग्रीकल्चर लोन? कोई नहीं है, इसमें कोई किसान नहीं है। तो किसान छोटा मोटा लोन लेता है बैल खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ये सब। और किसान जानता है कि बाद में माफ हो जाएगा पैसा चुकाना, एक तो ब्याज दर भी कम और दूसरा रिकवरी भी नहीं। तो मान लीजिए जो बैंक किसान को लोन दिया और वो पैसा डूब गया, तब भाई बैंक का तो पैसा पब्लिक जो जमा किया है वही ना है। तो जो पब्लिक जमा किया है उसको फिर बैंक कहाँ से देगा? बैंक आखिर उसको कहाँ से देगा? बैंक डूबने लगेगा, बैंक का पूंजी फंसने लगेगा। तो इसीलिए बैंक की सबको देना नहीं चाहता। तो सरकार कहती है कि तुम दो, डूबेगा तो हम है ना, डूबेगा तो हम। और सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक को भी मिलता है इंस्ट्रक्शन कि तुमको भी देना है, सब देता है। तो स्थिति ऐसा आता है कि बैंक किसान को पकड़ पकड़ के लोन देता है कि लोन ले लो, क्योंकि उसको टारगेट पूरा करना है। नहीं टारगेट पूरा करेगा तो आरबीआई से डांट सुनेगा कि कम से कम इतना पैसा एग्रीकल्चर में लोन देना है। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे आनंदी सिनेमा पास एसबीआई पीएनबी वाला स्टॉल लगा के अपना अनाउंस करता है, एग्रीकल्चर लोन इतना % पर ले जाइए, गाय खरीदिए, खेत खरीदिए, भैंस खरीदिए, अपना चिल्लाते रहता है। तो जिसको लेना होता है ले लेता है। और नहीं तो फिर अगर उससे भी टारगेट नहीं पूरा हुआ तो गांव गांव घूमता है फिर टारगेट पूरा करने के लिए। और नहीं तो फिर वही पेनाल्टी लग जाएगा कि भाई क्यों नहीं अपना दिए। तो चलिए, ये तो खत्म हुआ हम लोगों का आरबीआई।
अभी दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं, समाचार सुनते रहिएगा। आरबीआई क्या क्या हमेशा बोलते रहता है अर्थव्यवस्था पर, तो आप लोगों को सुनाते रहेंगे, ये सब दिखाते रहेंगे। अभी कल परसों 2-4 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया है आरबीआई, कुछ भी चेंज नहीं किया है। हाँ, कोई चेंज नहीं किया। तो कल हम लोग देखेंगे कमर्शियल बैंक, कल हम लोग देखेंगे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब ये जीटी रोड पर जितना बैंक देखते हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सब है ना। तो इसमें देखेंगे कि बीपीएससी में कहाँ से इसमें क्वेश्चन आता है। चलिए आज की सभा समाप्त की जा रही है।